ACCA डबल ए स्टूडेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एरिया तो अब हमारे डिस्कस हो गए, बट अब मैम थोड़े से क्वेश्चंस भी हो जाते तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। डोंट वरी, अब हम करने जा रहे हैं हमारे ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि हम क्वेश्चन को कैसे रीड करें, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से निकालें, लिंकेज कैसे करें एंड क्वेश्चन में क्या क्या की फैक्टर्स का ध्यान देना है। देखो, ऑडिटिंग अपने आप में बहुत ही अच्छा और इजी पेपर है अगर हम उसकी की ट्रिक को समझ जाएं। एंड इस बार तो हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने ही वाले हैं एंड इस बात को समझने भी वाले हैं कि एग्जामिनर एग्जैक्टली हमसे चाहता क्या है, और यही बात को ध्यान में रखते हुए हम पेपर की प्रिपरेशन करेंगे सो दैट हमारा पेपर जो है बहुत अच्छे से स्मूथली क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करना एंड देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो मैंने पिक किया है एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन, ग्रीन कंपनी, एंड समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाए। तो देखो, क्वेश्चन है, चार रिक्वायरमेंट से रिलेट करता है। सो इट इज 1 जुलाई 2025, यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर विद द टी कंपनी विच हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर टू ग्रीन कंपनी, and you are planning your first audit, which will be for the year ended 31st July 2025. Green Company sells a variety of plants, garden equipment and garden furniture to wholesale customer and to retail customer via a network of stores. Company was formed 13 years ago by AW, who is CEO and is the company's only shareholder. A is planning to retire within the next year and is intending to sell his share in the company. तो ये कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अब मैं इससे पहले सारा कुछ पढ़ूं, हमेशा हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी होती है। वैसे आपके पास तो पेपर में स्क्रीन पे सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जैसी स्क्रीन होगी, वो आप नॉर्मल जो हमारे इससे पहले एग्जाम प्रैक्टिस सेशन गए हैं आप उसमें भी देख सकते हो, प्री मॉक्स में भी देख सकते हो, एंड उसके अलावा अब हमारे जो है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो है देख सकते हैं। तो बट अभी के लिए मैं यहीं पे यूज कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या है। 8 रिस्क बताने हैं एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्स बताना है इन प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द ग्रीन कंपनी। तो ऑडिटर के रिस्क एंड रिस्पॉन्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है रिस्क एंड रिस्पॉन्स का है, यानी कि इसमें मैं इनहेरेंट डिटेक्शन एंड कंट्रोल रिस्क को कंसीडर करूंगी। उसके अलावा मुझे एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी रिस्क का क्वेश्चन हो तो हमारा अकाउंटिंग जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाले की एरियाज को भी हम ध्यान में रख के चलेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक मार्क कर चुकी हूँ, उससे अगले एरिया में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर हैड अ मीटिंग विद AW एंड हैज एडवाइज यू ऑन द फॉलोइंग। August 2024 में company begin to refurbish the retail store in order to incorporate cafe into each one. Refurbishment cost of 14.2 million were recognized within PPE, and this was partly financed by loan of 10 million, which is to be repaid in 5 annual installments commencing in September 2025. इन नवंबर 2024 ग्रीन कंपनी ने स्पेंड किए $4 लाख ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एंड द कैफे वर ओपन इन दिसंबर 2024। फिर उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है मेरे पास। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्लूडेड विद इन द इंटेंजिबल एसेट and is being amortized over 24 months as AW expect the advertisement to generate additional revenue for the period of time. In May 2025, Green Company received a notification that Building Authority had received a complaint that the refurbishment had not been performed in accordance with the building regulations. Building Authority is currently investigating, and if found to be in breach of the regulation, Green Company would be required to remedy any deficiency in addition to the paying a fine.
Green Company sells a range of tropical plants. In August 2024, Green Company began a project to develop new technology for maintaining the correct temperature and humidity in its garden house. So, the project is expected to complete in August 2025. Green Company has incurred cost of $350,000, which are recognized within the intangible assets. May 2025 में flood caused water damage to inventories of plant which had cost of 4,25,000. कंपनी को लगता है the plants can still be sold but at a reduced selling price. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी कब खत्म हो रही है? 31 जुलाई को खत्म हो रही है एंड उसमें रेवेन्यू कितना है? 88.2 मिलियन है एंड लाइक इस साल का जो पिछला साल अभी जस्ट गया है उसका रेवेन्यू मेरे पास अवेलेबल है, जीपी अवेलेबल है दोनों सालों का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सालों का अवेलेबल है. एंड as a part of planning you have calculated the following ratios. जीपी मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एंड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है. अब जब कभी भी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हो उसको लिंक करना होता है, एक बात ध्यान रखो, विद द पैराग्राफ बेस्ड इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन फाइंड समथिंग. कुछ भी फिशी है तो AW has attributed the increase in receivable collection period to the absence of credit controller भी नहीं है हमारे पास, who has been on long term sick leave since April 2025. तो अब बताने हैं रिस्क एंड उन्हीं के रिगार्डिंगली रिस्पॉन्स. देखो क्वेश्चन ने हमसे मांगे हैं 8 रिस्क एंड उनके रिगार्डिंगली 8 रिस्पॉन्स. याद रखना हमेशा क्वेश्चन अगर 8 रिस्क एंड 8 रिस्पॉन्स मांग रहे हैं ना तो वो हमेशा मेरे को ना एक्स्ट्रा पॉइंट ही देगा, वो कम पॉइंट्स नहीं देगा. तो ये सीरियसली एक बात आपको ध्यान में रखनी है. बट हमें एक बात इसमें क्या कंसीडर करने वाली है कि वही वाले रिस्क वही वाले रिस्पॉन्स दें जो कि हमें लगता है द मोस्ट रेलेवेंट टू द सिनारियो बैठते हैं. कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे छोटे मोटे रिस्क हमें नहीं देने हैं. अब यहाँ पर अगर सबसे बेस्ट क्या रहता है वे कि आप जो है स्टार्टिंग वाइज जो है करते रहें. अब स्टार्टिंग वाइज में जाते हुए अगर मैं देखूं तो एक पॉइंट सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है? ठीक है, प्लानिंग योर फर्स्ट ऑडिट विच विल बी द फॉर द ईयर एंडेड दिस, यानी कि ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑडिट है. तो आप स्टील कंपनी जो है ऑडिट कर रही है ग्रीन कंपनी का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अब इसका मीनिंग ये है कि उनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता, उनको पॉलिसीज प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं पता है. तो इससे रिस्क क्या आएगा कि या तो हम गलत प्रोसीजर्स कर लेंगे या फिर मैं ऑडिट एविडेंस को मिस इंटरप्रेट कर लूंगी. ये हमारे लिए रिस्क है. तो अब आपको क्या करना है, किस सिनेरियो से रिस्क आ रहा है एंड देन फिर रिस्क है क्या. ठीक, अब ये क्यों रिस्की है ये भी मुझे बताना पड़ेगा. क्यों रिस्की है? क्योंकि मेरे पास पुरानी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, ये काम पहले किसी और ने किया है. अब अगर ये काम पहले किसी और ने किया दैट मीन्स कि मुझे ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं पता और ओपनिंग बैलेंस रिस्की रहेंगे. क्यों रिस्की रहेंगे? क्योंकि हमने इनका ऑडिट ही नहीं किया लास्ट ईयर में. तो इससे कौन सा रिस्क इंक्रीज हो रहा है? हमारा डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो रहा है. खास करके हमारा यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर सैम्पलिंग नहीं बोलना है, ये मेरा नॉर्मली डिटेक्शन रिस्क है. सो कौन सा एरिया, देन उसके बाद कहाँ से रिस्क राइज हो रहा है, क्या रिस्क राइज हो रहा है और वो रिस्की क्यों है, ये बताते हुए फिर हम जो है ये इतना सा बताने का आपको मिलेगा 1 मार्क्स. ये कहाँ पर लिखना है? टी में, टी अकाउंट शेप में लिखना है, आपके पास ऑलरेडी बॉक्स बना होगा. एंड देन फिर दूसरी तरफ आपने क्या देना है? रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स का भी मिलना है 1 नंबर. देखो रिस्पॉन्स क्या कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल नया है. नया है मीन्स नॉलेज नहीं है. तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्लानिंग में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे क्लाइंट के बारे में रिसर्च करना चाहिए, उसका बिजनेस क्या है वो समझना चाहिए एंड डिटेल्ड प्लानिंग मीटिंग कर सकती हूँ मैं. और सबसे ज्यादा इस वाले एरिया में मैं ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ लगाऊं क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होगी न्यू या रिस्की एरियाज में काम करने के लिए. एंड खास करके क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रिस्क राइज हो रहा था ओपनिंग बैलेंस से, तो उस वाले केस में मुझे क्या करना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस पे एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना चाहिए. तो देखो जब तक हम प्रॉपर डिटेलिंग नहीं बताएंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. बच्चे क्या गलती करते हैं, अच्छा जो पॉइंट है ना ये ऐसे है,
रिस्क वाले में सिर्फ वही लिख दिया। अगर आप रिस्क वाले में जो ऑलरेडी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। प्रॉपर उसका ब्रेकअप करो और उसको बताओ कि हाँ ये एरिया रिस्की है, वो क्यों रिस्की है, ठीक है, उससे अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन अगर कहीं पे पड़ रहा है वो बताएंगे एंड देन उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर देंगे, मार्क्स तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। नाउ अब इसी पेज पे हमें एक और पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था। डायरेक्टर इज सेलिंग द शेयर्स इन द कंपनी। तो देखो यहाँ पर मेरा ऑडिट रिस्क कहाँ से अराइज होता है। देखो एडब्ल्यू जो पर्सन है वो अपने कंपनी के शेयर जो है बेचना चाहता है। तो अब जब हम शेयर बेचना चाहेंगे तो हम यही चाहेंगे ना शेयर ज्यादा भी बिके। तो शेयर ज्यादा भी बिकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपनी की बेटर पिक्चराइजेशन दिखानी पड़ेगी तभी बिकेगा। कोई लॉस वाला कोई नुकसान वाली कंपनी क्यों खरीदेगा, है ना। तो उस वाले केस में वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट या फिर एसेट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा ताकि कंपनी जो है ज्यादा वैल्यूएबल लगे। ठीक, तो अब ये हो गया मेरा रिस्की एरिया। जरूरी नहीं अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है, उसका लाइक अकाउंटिंग थॉट प्रोसेस भी उसमें कवर होता है। अब उसमें फिर हमारे ऑडिटर का क्या रोल होगा। ऑडिटर क्या करेगा, एक तो ऐसे वाली जगह पे भी वो क्या कर सकता है, हमारे एक्सपीरियंस स्टाफ को लेके आ सकता है। उसके अलावा वो टीम को बोल सकता है दैट लाइक फोकस ऑन मोर जजमेंटल एरियाज, खास करके जहां पर एस्टिमेशन हो, वैल्यूएशन जैसा हो वो, एंड देन मेक श्योर टू अप्लाई मोर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड अब ये देखो एक ना एग्जामिनर रिपोर्ट में भी एक पॉइंट आता है कि बच्चे ना डायरेक्टली बस ये लगा देते हैं हर पॉइंट में अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट इज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज बट नॉट बी द ओनली रिस्पॉन्स। हम सिर्फ और सिर्फ ये लिख के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे पूरा नंबर मिले, वो मार्क्स नहीं देगा आपको। तो आपको सब कुछ डिटेल में लिखना है एंड साथ में इसको पेयर अप कर सकते हो, और वो भी हर जगह पे नहीं, जहां जहां पर सुटेबल होगा वहीं पे। अब थर्ड एरिया देखो, यहाँ पर 14.2 मिलियन का रिफर्बिशमेंट एक्सपेंडिचर है एंड वो क्या हो चुका है, कैपिटलाइज्ड कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखो कैपिटलाइज कर दिया यानी कि बात आ रही है आईए 16 की। आईए 16 में कुछ भी अगर मुझे कैपिटलाइज करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो कोई क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो अब रिस्क क्या है यहाँ पर कि हो सकता है कुछ कॉस्ट कुछ खर्चे ऐसे हों जो कि वो क्राइटेरिया को मीट ना करके गए हों। तो उसमें रिस्क क्या होगा, मैंने एक्स्ट्रा कैपिटलाइज कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो रिस्क क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओवरस्टेट हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा अंडरस्टेट हो जाएगा, जिसके कारण मेरे प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि खर्चा कम डाला तो प्रॉफिट तो ज्यादा ही दिखेगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मेरा ओवरस्टेट हो जाएगा। अब इसमें हमारे ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, वो क्या करके रखे, ब्रेक करे जो भी वो 14.2 मिलियन है, डिवाइड करे देखे। अच्छा, एंड उन्हीं के रिगार्डिंगली इनवॉइसेस चेक करे जिससे कि उसको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या कैपिटलाइजेशन करने का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, कि ये जो कॉस्ट है आई 16 का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। एंड फिजिकली जाके इन एसेट्स को चेक करे, क्योंकि अगर हम एसेट दिखा रहे हैं तो फिजिकली भी तो होगा ना, तो जाके चेक करो। ठीक है, अब इसी में ही ना दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो है कैसे किया गया है, विद द हेल्प ऑफ लोन ऑफ 10 मिलियन। ठीक है, अब ये लोन जो है कैसे हो रहा है, ठीक है, लोन ऑफ 10 मिलियन है जो कि 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब ये जो लोन है, लोन जो है यहाँ पर दो एरियाज नहीं होने चाहिए, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 12 मंथ्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी आफ्टर दैट। ये बात समझे, एंड यही पॉइंट बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं। तो देखो लोन जो होगा स्प्लिट होना चाहिए करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी में, और इसमें रिस्क क्या है, क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, इन सब एरिया से रिस्क राइज हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बोले हम। तो देखो वो नॉन करंट और करंट में अलग अलग लायबिलिटी होनी चाहिए।
अब मेरे लिए रिस्क क्या है कि क्लासिफाई इसको गलत तरीके से कर दिया है। तो हो सकता है इसके अलावा, अब देखो लोन है तो लोन पे तो इंटरेस्ट भी लगता है। हो सकता है हमने इंटरेस्ट को नहीं रिकॉग्नाइज किया है। इंटरेस्ट के खर्चे को भी तो रिकॉर्ड करना था ना। तो अब रिस्क तो हो गया, जिसके कारण होगा क्या? उस रिस्क से इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये मुझे समझना है कि यस मेरी लायबिलिटीज जो है वो मिस स्टेटेड हो जाएंगी एंड मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है अंडर स्टेटेड हो जाएगा। अब फिर इसमें ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर का रिस्पॉन्स होना चाहिए। ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स देते हैं। ये मैनेजमेंट नहीं, ऑडिट रिस्क ऑडिटर के रिगार्डिंगली रिस्क अराइज हो रहा है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे दे। तो इसीलिए ऑडिटर खुद से स्टेप लेगा कि मेरी तरफ से गलती नहीं आनी चाहिए। तो क्या कर सकता है? लोन है ना, लोन के लिए एग्रीमेंट होगा, लोन एग्रीमेंट चेक कर लो। एंड देन इंटरेस्ट को लेके डाउट है तो इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट करके देख लो। वो चेक कर ले एग्रीमेंट वगैरह से, डॉक्यूमेंट से कि क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। तो जो एरिया मेरा रिस्क वाला है, रिस्पॉन्स वहीं से ही जाएगा। ये बात हमें माइंड में हमेशा रखनी है अपने। नाउ नेक्स्ट इसी पेज पे ही है। देखो अभी तक हम इतना पॉइंट जो है देख चुके हैं। अब लाइक अगर मैं फोर्थ पॉइंट देखूं, फोर्थ पॉइंट देखें, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, जोर है। देखो सेकंड लाइक एक तो पीछे भी था, तो ये था। थर्ड हमारा रिफ्रिशमेंट कॉस्ट वाला था, रुकिए वो फिफ्थ है। हाँ जी, थर्ड वाज माय रिफ्रिशमेंट कॉस्ट। थर्ड रिफ्रिशमेंट, फोर्थ ये, फिफ्थ अगर मैं देखूं ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट को मैंने कहां पर इंक्लूड किया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड किया हुआ है एंड जिसको अमोर्टाइज कर रहे हैं 24 महीनों में। ठीक है, अब यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे 4 लाख के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को मैं इंटेंजिबल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रही हूँ। अब देखो सबसे बड़ी बात तो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा IAS 38 के अकॉर्डिंगली मैं जो है नहीं दिखाती हूँ, कैपिटलाइज नहीं करती हूँ। इसको मैंने एक्सपेंस आउट करना होता है। रिस्क क्या है इससे? देखो इंटेंजिबल एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा एंड इंटेंजिबल एसेट ओवरस्टेट, दूसरी तरफ इसको क्या दिखाना था, खर्चा दिखाना था। खर्चा कम दिखाया, दैट मींस प्रॉफिट ओवरस्टेट। तो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल जहां पर भी इंपैक्ट आ रहा है वो मुझे बता के चलना है। एंड देन फिर इसमें ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा इनवॉइस दिखाओ, खर्चा हुआ है इनवॉइस दिखाओ, बैंक से पेमेंट हुई है वो दिखाओ। ठीक है, मैनेजमेंट से डिस्कस करो कैसे आपने किस बेसिस पे इसको दिखाया जी। उनको बोलो कि इसको एक्सपेंस में जाना चाहिए एंड देन उसके बाद आप चेक करो कि क्या उन्होंने वो जर्नल में एडजस्टमेंट की भी है या नहीं। तो ये सारे काम है ऑडिटर के उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट देखूं कि यहाँ पर बिल्डिंग अथॉरिटी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए, तो इन्वेस्टिगेशन बाय बिल्डिंग अथॉरिटी का केस देखिए। तो कंपनी को हो सकता है इस वाले केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो हमें फाइन पे करना पड़ सकता है या फिर बिल्डिंग को रिपेयर करना पड़ सकता है। अब अगर ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर पॉसिबिलिटी भी है तो भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में इसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया है तो रिस्क क्या है कि प्रोविजन मेरी अंडरस्टेट है, डिस्क्लोजर मेरा इनएडिकेट है। तो फिर ऑडिटर का इस वाले पॉइंट में क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, ऑडिटर का रिस्पॉन्स रहेगा कि यस मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आऊं अथॉरिटी से, मैं डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करूं, मैं लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट करूं, मैं देखूं कि IAS 37 के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं किया गया एंड रिव्यू करूं कि कॉस्ट का एस्टिमेशन कितना किया गया। तो आई कैन चेक दैट, है ना। तो देखो ये रेगुलेशंस वगैरह, देखो डेफिशिएंसीज हैं फाइन पे करने का, ये सारा उसी के रिगार्डिंगली है। नाउ यहाँ पर आ जाओ, देखो आपको सारे पॉइंट्स में दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, $3.5 लाख का जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज कर दिया, अब उसमें रिस्क क्या है, हो सकता है कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ और आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, तो उसमें रिस्क क्या अराइज हो जाएगा,
है ना, कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो हो सकता है मेरा इंटेंजिबल एसेट ओवरस्टेट हो रहा हो। इंटेंजिबल एसेट ओवरस्टेट, एक्सपेंस अंडरस्टेट। ठीक है, तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है इसमें? डिस्कस करें ये जो भी प्रोजेक्ट है किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। चेक करें कि मेरा क्या डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हुआ या नहीं हुआ, एंड देन फिर उसके अलावा क्या करें, इनवॉइस की टेस्टिंग करें। उसके अलावा और क्या करें, रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे को अलग अलग करें। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। नाउ इसी पेज पे नीचे आओ। देखो मैं आपको सीधे सीधे 8 पॉइंट्स ऐसे ही दिखा दिए हमने। तो फ्लड का केस है, फ्लड के कारण जो है इन्वेंट्री को डैमेज हुआ है। देखो, अब अगर फ्लड के कारण इन्वेंट्री खराब हुई है तो उससे होगा क्या, इन्वेंट्री को मुझे राइट डाउन करना चाहिए था। तो अगर इन्वेंट्री को मैंने राइट डाउन नहीं किया है, दैट मीन्स कि मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है कॉस्ट से कम हो, और फिर रिस्क यहाँ पर अराइज होगा कि मेरी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो रही है एंड मेरा कॉस्ट जो है अंडरस्टेट हो रहा है, जिसके कारण इन्वेंट्री ओवरस्टेट, सॉरी प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि खर्चा कम है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट तो ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। तो अकाउंटिंग नॉलेज, उसका इम्पैक्ट किस कड़ी से कौन सी कड़ी जुड़ी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑडिटर का इसमें रिस्पॉन्स क्या है, अच्छा चेक कर ले सेलिंग प्राइस आफ्टर द ईयर एंड कितने की बिक रही है भाई, कंपेयर करो कॉस्ट को सेलिंग प्राइस के साथ, इन्वेंट्री का राइट डाउन होना चाहिए या नहीं, ये इवैल्यूएशन कीजिए। तो ये सारे क्या है, ऑडिटर के रिस्पॉन्स हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी वैसे हमारे 8 पॉइंट हो चुके हैं, आई नो दैट, बट मैं आपको फिर भी कुछ और दिखाना चाहूंगी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बिकॉज पेपर में कहीं से भी कैसे भी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे सामने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख रही है। अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है जीपी तो मेरा बड़ा 2024 से 2025 में, बट मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा। ठीक है, सो दैट मीन्स रिस्क क्या अराइज हो रहा है कि कॉस्ट हो सकता है रॉन्गली क्लासिफाई की गई है, एंड हो सकता है फिर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स या मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है मिसस्टेटेड है। इसमें हमारे ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, हमारे ऑडिटर जी को फिर क्या करना चाहिए, कॉस्ट का ब्रेकडाउन करके देखें, देखें कि कोई चेंजेस तो नहीं करने की जरूरत है, डिटेल टेस्टिंग करने की तो जरूरत नहीं है, चेक कीजिए। तो ये ऑडिटर के रिस्पॉन्स है। सेम क्वेश्चन नीचे आइए, हु हैज बीन लॉन्ग टर्म सिक लीव्स। ठीक है, तो रिसीवेबल क्रेडिट कंट्रोलर जी है नहीं। 10th पॉइंट देखो, 9th पॉइंट यहाँ पर हमारा ये आ गया। ठीक है, 10th पॉइंट, तो क्रेडिट कंट्रोलर जो एब्सेंट है, इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना, इसको लिंक करो। ठीक है, इसकी एब्सेंस को लिंक करो क्रेडिट कंट्रोलर डेज। देखो रिसीवेबल डेज बड़े हैं 40 से 67 हुए, बच्चे इसमें गलती पता क्या करते हैं, उन्होंने ये तो पकड़ लिया क्रेडिट कंट्रोलर है नहीं, तो इसके कारण हो सकता है डेट की रिकवरी। साथ में देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लिंक करो, उनको दिखेगा आप एनालाइज कर रहे हो। अब इसमें स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है कि 40 से 67 डेज हमारे हो चुके हैं, तो इसमें रिस्क कहां से अराइज हो रहा है कि क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम जो है मेरा वीक है, और हो सकता है कि कुछ डेट हमें रिकवर ही ना हो। जिससे रिस्क क्या है, हो सकता है रिसीवेबल मेरे ओवरस्टेट है या फिर मेरे अलाउंसेस जो है अंडरस्टेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे ऑडिटर को क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, जो पुराने वाले रिसीवेबल है उनको रिव्यू करे, चेक करें पोस्ट ईयर एंड की रिसिप्ट्स को, चेक करें करस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर रिलेटेड रिसीवेबल मींस कस्टमर रिलेटेड। ठीक है, चेक करें कि अलाउंस अच्छे से कैलकुलेट किए गए हैं या नहीं, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस को देख लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ऑडिटर जो है इसको लेके कर सकते हैं। तो अब देखो ये हमेशा बनेगा टी शेप में, 8 पॉइंट्स है तो 60 नंबर, यानी कि यहाँ पर इस वाले एरिया का 1 मार्क एंड यहाँ पर भी। बट कैसे करेंगे यहाँ पर, देखो कोई भी जो भी ये रिस्क है, ठीक है, जो भी ये हमारा रिस्क है इसमें
व्हाट सिचुएशन? ट्रीटमेंट? अकाउंटिंग? डिस्क्लोजर? क्या किया हुआ है? एंड इम्पैक्ट? इफ नॉट, आपके आंसर में ये पॉइंट्स पूरा जस्टिफाइड होना चाहिए। तो लेंथ मैटर नहीं करती है, बच्चे बोलते हैं कि मैम लेंथ, लेंथ और वर्डिंग, वर्डिंग ऑब्वियसली प्रोफेशनल वर्डिंग तो हमारे पास हो, लेंथ और वर्डिंग मैटर नहीं करती है, बट मैटर क्या करता है कि ये सारी जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं हम उसको जस्टिफाई करें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड सब पार्ट, ये क्या है? एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टी कंपनी अंडर आईएसए 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ना देखो, हमें स्पेसिफिकली ये भी बोला गया है कि आपको यहाँ पर सिनेरियो को देखने की जरूरत नहीं है, और ये 4 मार्क्स का है, ये बात आपको मार्किंग स्कीम भी माइंड में रखनी है। आपके पेपर में 4 to 10 मार्क्स का ऐसा एरिया आ सकता है जो कि जेनेरिक हो, जेनेरिक मींस नॉलेज एरिया बेस्ड हो, उसमें आपको सिनेरियो से लिंकेज की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इस एरिया को इग्नोर करके जाते हैं कि लाइक रिस्क के क्वेश्चन को देखेंगे, एथिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, कंट्रोल के क्वेश्चन को देखेंगे, बिकॉज वी नो दैट दीज क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोना टू बी टेस्टेड। बट कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो 4 से 10 नंबर जो हैं ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और ये इजी को मार्क्स हैं। प्लीज ऐसी वाली थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। तो आईएसए 250 जो है लॉज एंड रेगुलेशन का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड्स वैसे डबल ए लेवल पे आपको ऑडिटिंग वाले याद करने की जरूरत नहीं है, जिसको याद हो जाए बहुत बढ़िया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बोला गया है हमें तो याद नहीं है, तो क्वेश्चन हमें सिर्फ सीधी हिंट दे रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है। तो देखो, ऑडिटर कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर प्रिवेंशन ऑन नॉन कंप्लायंस के लिए। आप देखो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट पे होती क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये है दैट ही हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, चाहे वो इलीगल एक्ट्स के कारण हो। तो देखो, मेरे पास दो तरह के लॉज होते हैं, हम ये बात समझ के चलेंगे। एक वो जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, ये सब कुछ आता है, एंड ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑडिटर को क्या करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ दीज लॉज एंड रेगुलेशन। दूसरे क्या होते हैं? मेरे वो वाले लॉज होते हैं जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो इसमें इन्वायरमेंटल लॉ, लाइसेंस के लॉ वो होते हैं जो कि मेरे लाइक किसी भी एरिया पे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, बट वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कर जाते हैं। जैसे कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए इन वाले केसेस में? वो मैनेजमेंट को बोले कि आपने क्या कंप्लायंस किया है या नहीं, वो पूछे, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करे विद लॉज एंड रेगुलेशन इन वाले एरियाज के लिए। उसके अलावा ऑडिटर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? ऑडिटर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड अगर फिर भी उसको दिखता है कि कोई अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो उसको क्या करना है? उसको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर हो रहा है। और अगर लगे कि मैनेजमेंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, फिर उसको क्या करना चाहिए? फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करे। फिर अगर ऐसे लगता है कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के लोग भी इन्वॉल्व है, फिर वो क्या करेगा? रिपोर्टिंग अथॉरिटी से बात करेगा कि कहीं कहीं मुझे इनसे तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज डोंट गो डायरेक्टली, सीक्वेंस वाइज चलते हुए जाना होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली जेनरिक आंसर नहीं दे सकते हैं। पॉइंटर्स में ही पूरा लाइक इफेक्ट उसका सारी चीजें जो है ध्यान में रख के चलेंगे। नाउ, one of the hottest favorite area of examiner, describe substantive procedure which tea company should perform in order to obtain sufficient audit evidence in respect of addition of green company property plant and equipment। and अब हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि सब्सटैंसिव प्रोसीजर तो इंपॉर्टेंट है ही है, और ये क्या बात करें, एडिशंस के बारे में बात करें, उन्होंने स्पेसिफिकली कोई असर्शन नहीं बोली है। 1 मार्क पर पॉइंट, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एंड अ गुड प्रोसीजर शुड हैव, लेट मी राइट इट डाउन। सो यस, अ गुड प्रोसीजर शुड हैव क्या होना चाहिए? जल्दी से नीचे बताओ।
कमेंट करके क्या-क्या होना चाहिए? पास। जी हाँ, आपको पास ही होना है और उसमें पास ही होना चाहिए। ASPP, तो ये मैंने आगे-पीछे ऐसे कर दिया। तो दैट इज़ एक्शन, दैट इज़ मेरा सोर्स, दैट इज़ मेरा पर्पस, जो कि कहीं न कहीं हमारी असर्शन से जाता है। एक्शन जो होते हैं मेरे वर्ब होते हैं एंड सोर्स होगा डॉक्यूमेंट्स, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इंटेंजिबल भी हो सकता है। एंड पी इज़, यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ पर एस है, सॉरी। सिनेरियो लिंक। तो ये एरियाज उसमें होने चाहिए। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एक अच्छे प्रोसीजर में क्या-क्या होने चाहिए। तो यानी कि अब आपको बीइंग एन ऑडिटर क्या-क्या ऑडिटर कंसीडर करेगा? इन्होंने बात की एडिशंस की, तो जो भी मेरा ऑडिटर प्रोसीजर बनाएगा ना वो क्या करेगा? एडिशंस के ऊपर बात करेगा, तो उसको क्या करना है? एडिशंस का शेड्यूल लेके आए। फिर और क्या कर सकता है? उसको चेक करना पड़ेगा कि जो टोटल है वो मैच हो रहा है मेरे लेजर के साथ। एंड फिर वो क्या कर सकता है उसके अलावा? सैंपलिंग बेसिस पे चेक करेगा उनको इनवॉइसेस के साथ एंड चेक करेगा कि इनवॉइस जो है उसमें कंपनी का नेम लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा और वो क्या कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ये इश्यू था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो इससे ये इंश्योर करे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना, ये रिपेयर वाला तो नहीं है। एंड फिर उसके अलावा वो और क्या कर सकता है? फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकता है जाके टू चेक द एग्जिस्टेंस। ठीक है? आप उसकी जाके यूज़फुल लाइफ चेक कर सकते हो, फिज़िकली आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप रिकैलकुलेट कर सकते हो उसका डेप्रिसिएशन, आप क्या कर सकते हो? रिव्यू कर सकते हो रिपेयर का अकाउंट। आप उसके अलावा क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्क्लोज़र चेक कर सकते हो, क्योंकि आईएएस 16 में वो डिस्क्लोज़र की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो सब्सटैंसिव प्रोसीजर में ये सब कुछ होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर की पॉइंट्स देखो, ऑब्टेन, दिस इज़ माय एक्शन, ठीक है? शेड्यूल ऑफ एडिशन, as the schedule to ensure the accurate. This is my purpose and source. तो ये ज़रूरी नहीं आपने इसी वर्ड से स्टार्ट करना है, बट हाँ लाइक आपके आंसर में वो आएगा, जैसे कि सैंपल ऑफ लिस्टेड आइटम। रिव्यू क्या है? आपने रिव्यू किया डिटेल्स, ये क्या है? हमारे एक्शन कि मैंने क्या किया। एंड डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर कंफर्म दैट रिप्रेजेंट द एडिशंस रादर देन रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट। देखो यही देखा हमने, इंस्पेक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ सैंपल ऑफ द न्यू एसेट, ये देखो ये एक्शन भी है एंड ये हमारा क्या है? पर्पस भी है कि मैं एग्जिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ। एंड इसको चेक किया, मैच किया सीरियल नंबर के साथ, रजिस्टर के साथ। डिस्कस किया मैनेजमेंट से, किस बेस पे उन्होंने यूजफुल लाइफ कैलकुलेट की है। रिकैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन को एंड उसे क्या किया? कंफर्म किया कि यस कि वो प्रॉपरली है। रिव्यू किया एक्सपेंस अकाउंट जर्नल एजेंसी के साथ एंड देखा कि यस कोई आइटम जो है एक्सपेंस तो नहीं हुई है, एडिशंस ही है ना वो, तो ऐसे हमने चेक किया। डिस्क्लोजर का क्या किया? रिव्यू किया, एक्शन किया। डिस्क्लोजर ये क्या है? मेरा सोर्स, जिससे कि मैं क्या करना चाहती हूँ, टोटल वगैरह प्रॉपरली उसमें इंक्लूड है, तो इससे वैल्यूएशन वगैरह पता चलेगा। सो एएसपी आपके आंसर में हमेशा होना ही चाहिए। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं आप, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है और कई बार ऐसे हो सकता है कि वो नीचे अलग से आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उस वाले पार्ट के साथ ही रिलेटेड रहनी होती है। तो वो क्या कह रहे हैं? इट इज नाउ 2nd November 2025 and the audit of Green Company has been completed.
audit report was signed in October and in line with T company's quality management procedure for new clients, a post issuance review has been carried out. देखो एक pre issuance होता है, एक post issuance होता है, ये आपको पता होगा. So during the review of Green Company audit file, engagement quality review, note the following. The member of the audit engagement team who carried out the audit of Green Company had previously audited educational organization and not just retail or manufacturing companies. The audit engagement partner held a planning meeting with the engagement team. However, several junior team members were unable to attend due to the training course which was held on the same day. No additional briefing on key audit risk associated with Green Company was held for these team members. कोई additional briefing की meeting नहीं हुई है. So the audit supervisor was absent due to the illness during the last 2 weeks of the final audit. Audit assistant continued their work, but no other senior team member were assigned to Green Company audit. Due to the audit supervisor की illness and absence, audit of intangible asset was reallocated from audit supervisor to junior member of the team who had never audited intangible assets before. तो अब क्या इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पहला, और दूसरा इसका हिस्सा देखो एक्सप्लेन. दैट मीन्स वो सिर्फ उसको पिन पॉइंट करने के लिए नहीं बात करे, उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए. 3 quality management deficiencies in audit approach by Teal Company and provide a recommendation which would have addressed each deficiency to ensure the compliance with the quality management requirements. तो ये 3 पॉइंट्स का हमें खास करके ध्यान देना है. अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहे हैं. देखो कि मेरे पास ऑडिट हो चुका है, जो मेरी ऑडिट टीम है, ठीक है, जो मेरी यहाँ पर ऑडिट टीम है, हु कैरीड द ऑडिट ऑफ प्रीवियसली ऑडिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द रिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. यानी कि मेरे ऑडिट की टीम के जो पर्सन थे उन्होंने एजुकेशनल सेक्टर में काम किया, रिटेल में काम नहीं किया. रिटेल जो होता है एक कम्प्लेक्स एरिया होता है, उसमें कम्प्लेक्स इन्वेंट्रीज होती हैं, डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं एज कंपेयर टू एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री. तो यानी कि कहीं ना कहीं कमी क्या है, ये कि डेफिशिएंसी. अगर डेफिशिएंसी देखो, डिफरेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपको नॉलेज ही नहीं है. तो आपके पास रिकमेंडेशन क्या आएगा इस पॉइंट को लेके, कि स्टाफ वो वाला लेके आओ जिसके पास रिटेल का एक्सपीरियंस हो भाई, है ना. दूसरा, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने मीटिंग रखी एंगेजमेंट टीम के साथ, ठीक है, एंड सेवरल जूनियर टीम वर मेंबर वर अनेबल ड्यू टू द ट्रेनिंग कोर्स which was held on the same day. ठीक है, और कोई रिस्क वगैरह इन लोगों को नहीं दिया गया, कोई एडिशनल ब्रीफिंग नहीं दिया गया. हम कहेंगे जूनियर ही हैं, कोई बात नहीं. तो देखो अब कमी क्या है, जूनियर स्टाफ मिस था प्लानिंग मीटिंग में. अब यानी कि उनको पता ही नहीं है कि क्या बात हुई, क्या बात हुई. अगर उनको पता नहीं है तो वो समझेंगे ही नहीं कि रिस्क क्या हो सकते हैं. फिर अगर रिस्क नहीं समझ में आएंगे तो वो क्या करेंगे, एविडेंस प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे. तो अब इसीलिए हमें क्या करना है, रेकमेंडेशन देना है कि एक एडिशनल ब्रीफिंग मीटिंग रख लो उनके लिए. कोई बात नहीं, उस दिन कोर्स था ना, तो आगे मीटिंग रख लो. तो दैट इज द जो सजेशन है हम ये दे सकते हैं. अब हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, सुपरवाइजर वाज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर and audit assistant continued their work but no other senior team member were assigned to the green audit company. चलो जी, हमारे पास सुपरवाइजर जो है एब्सेंट था और उसकी एब्सेंस में बीमार था, कोई बात नहीं, बट उसकी एब्सेंट में कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया. तो कमियां क्या है, सुपरविजन नहीं हुई है, ठीक है, इतना टाइम पीरियड सुपरविजन नहीं है. तो रिस्क क्या होगा, अगर कोई मिसस्टेटमेंट होगा तो वो पता ही नहीं चलेगी. यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन होगी वो भी अच्छे से नहीं होगी इस टाइम पीरियड में. तो रिकमेंडेशन क्या होगा, अपॉइंट करो कोई भी रिप्लेसमेंट वाला सुपरवाइजर या फिर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ा दो. ये हम इसमें सजेशन दे सकते हैं. अब मांगे 3 थे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी है. नीचे देखो, उसकी इलनेस के कारण इंटेंजिबल एसेट वर रीएलोकेटेड from audit supervisor to junior member team who had never audited the intangible assets before. चलिए जी, कमियां देखिए.
अब देखो इंटेंजिबल एसेट का काम दे दिया जूनियर को, तो डेफिशिएंसी क्या है? एक जूनियर को दिया और दूसरा एक ऐसा जूनियर जिसके पास कभी इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो देखो अब इंटेंजिबल एसेट एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो वो क्या कर सकता है? गलत कंक्लूजन पे पहुंच सकता है इस वाले पॉइंट को लेके। तो रिकमेंडेशन हम क्या देंगे कि आपको क्या करना चाहिए? एक एक्सपीरियंस ऑडिटर लेके आओ जिसको इन सब एरियाज के बारे में पता हो, एंड आपको रिलोकेट करना चाहिए सिंपलर टास्क किसी जूनियर को। तो अब इसी पॉइंट के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है डन है। अगर मैं आपको इसी का पार्ट दिखाऊं, आप सजेस्टेड आंसर देखोगे प्रॉपरली, ऐसे हमने डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशन लेके चलना होता है प्रॉपरली। तो देखिए अभी तक का जितना भी एरिया हमने ये देखा, इसमें मैं आपको कुछ की टिप्स देना चाहूंगी। तो जब कभी भी आपका रिस्क का क्वेश्चन हो, आपको क्लियरली एक्सप्लेनेशन देना है, क्या मिसस्टेटेड हो सकता है ये बताना है, कौन से असर्शन इफेक्ट हो सकते हैं आपको ये बताना है। ऑडिटर के रिस्पॉन्स में भी स्पेसिफिक प्रोसीजर टाइप जाएंगे, ध्यान रखिए वो सब्सटैंसिव प्रोसीजर नहीं होते हैं। वो जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी ऑडिटर का एरिया होगा सजेशन वाला, उसको रिस्क से लिंक करना है, एंड द आंसर शुड बी मोर प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लिंक करके बोल दूं। तो ये अगर पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा हमारा पेपर। तो ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें ध्यान क्या में रखना होता है कि प्रॉपर एक तो फॉर्मेटिंग का ध्यान, पूछा क्या गया है वो एरिया का ध्यान, लैंग्वेज बहुत ज्यादा फैंसी नहीं चाहिए, बट की वर्ड्स का जरूर इंक्लूजन करना है। जहां जहां पर अकाउंट्स इन्वॉल्व है वहां पर अकाउंट्स का प्रॉपर पोजीशनिंग हमें देख के चलनी है, एंड ये सारे कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करके हम एक बहुत ही अच्छा आंसर जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं। एंड आई होप इस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिली होगी। देखिए ऑडिट रिस्क का एरिया पेपर में टेस्टेबल एरिया है, जरूर आता है, एंड साथ साथ इस बार तो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट वाला भी क्वेश्चन किया है। इसी के साथ हम आज का सेशन करते हैं ओवर, एंड हम अगले सेशन में अलग क्वेश्चन के साथ आएंगे, जिससे आपको थोड़ी सी जो है आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्या रिक्वायरमेंट है, लिंकेज कैसे करनी है, रीड कैसे करना है, एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। So all the very best for ACC exam preparation. Thank you guys.